पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। आपका कैरेक्टर अगर खराब है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर कितने अच्छे आ गए थे, एसएसबी में आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। 70 से 80%, कई बार 90% बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं। एम्बिग्युइटी है, नहीं समझ में आ रहा है कि मेल और फीमेल है। यहाँ पर आपको एक फायदा मिलता है इमेजिनेशन का। पिक्चर साहब दिख रहा है, एक लड़की जो है उसके कंधे पे लड़के ने हाथ लगा के रखा। स्टोरी आपने बना दी क्या कि साहब लड़का जो है वो घूमने के लिए आया था और घूमने के लिए तो लड़की से रास्ता पूछ रहा है, रास्ता पूछ रहा है लड़की से। पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, ये वो टेस्ट है जो तुम्हारे एसएसबी के दौरान स्टेज 1 को क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर इस टेस्ट में कई सारी मिस्टेक एक्सपेरिमेंट करते हैं। कई बार क्या बहुत सारे मिथ होते हैं बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो, कि 30 सेकंड्स के लिए क्या ऑब्जर्व करना होता है, पिक्चर में स्टोरी लिखनी कैसे, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, और वो कौन सी मिस्टेक्स है जो एक्सपेरिमेंट करते हैं। जय एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी और मैं आप सभी का डिफेंस वाला की समझिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, जब हम बात करते हैं ना पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट के बारे में, तो एक बहुत बेसिक सी बात यहां पे आ जाती है। ये टेस्ट आपके परसेप्शन का है। आपने शायद टीएटी का नाम भी सुना होगा, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो आपके साइकोलॉजिकल टेस्ट के अंदर होता है, और ये साइकोलॉजिकल टेस्ट का 70% वेटेज कैरी करेगा। उसके बारे में कल अपन बात करेंगे। पर अभी बात की जाए पिक्चर परसेप्शन टेस्ट के बारे में। देखिए, परसेप्शन होता क्या है, अगर शुद्ध हिंदी में बात करूं तो उसका मतलब होता है आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया। किसी चीज को देखने के बाद आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो वैल्यू सिस्टम है, तुम्हारा जो बिलीफ सिस्टम है, वो उस चीज के बारे में क्या सोचता है, तुम कितना दिमाग लगा पाते हो, कितना सोच पाते हो, आपकी इमेजिनेशन कितनी है, इसका टेस्ट यहां पर होता है। दैट इज ओनली रीजन कि यहां पर 30 सेकंड्स के लिए बहुत हैजी पिक्चर आपको दिखाई जाती है। पिक्चर बड़ी धुंधली सी होती है, चीजें क्लियर वहां पर नहीं ना। और जब चीजें क्लियर नहीं तो आपकी सोच का पता लग जाता है वहां पे कि आप क्या सोचते हैं धुंधली चीजों को देखने के बाद, आप परसीव क्या कर रहे हैं, आपका दृष्टिकोण वहां पर क्या है, आपको घोड़ा दिख रहा है कि गधा दिख रहा है, आपको गन दिख रही है कि वहां पर आपको एक बैट दिख रहा है। ये चीजें क्लियर हो जाती है, इसलिए टेस्ट को लिया जाता है। और उसके द्वारा आपका जो इनर बिलीफ है, आपके जो मोटिव्स हैं, आपकी नीड्स है, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है, वो चेक कर लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारे जो इंपल्सिव बिहेवियर होता है, जो इंपल्सेस होते हैं, जो कि नॉर्मली समझ में नहीं आते हैं, बट जब आप स्टोरी लिखते हैं ना तो वो चीजें क्लियर होकर सामने आ जाती है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो जय एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं पिक्चर परसेप्शन डिस्कशन टेस्ट के बारे में बात करना। देखो, पहली चीज याद रखिएगा, आप सब इस बारे में जानते हैं कि एसएसबी इज ऑल अबाउट द मनसा, वाचा एंड कर्मणा। तीनों के अंदर कॉन्ग्रुएंसी देखी जाती है। मनसा दैट मींस आपके थॉट्स, वाचा दैट मींस आप जो बोलते हैं, और कर्मणा दैट मींस आपके एक्शंस। इसमें कॉन्ग्रुएंसी देखी जाती है। पर एक गौर करने लायक बात है, जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा नहीं होगा। आप जानते इस चीज के बारे में कि हमेशा मनसा पहले क्यों आता है, उसके बाद वाचा आता है, उसके बाद ही कर्मणा क्यों आता है। इसके अंदर भी कॉन्ग्रुएंसी देखने को मिलती है। शुरुआत में मन से ही आएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनालिटी, आपका जो कैरेक्टर है, उसकी शुरुआत आपके थॉट से होती है। दैट इज मन से। आप जैसा सोचते हैं, जैसे आपके विचार होते हैं, वैसे आप बात करना शुरू कर देते हैं। और जैसी बातें आप करते हैं, वो चीजें आपके एक्शंस के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। दैट मीन्स आपके कर्मणा के अंदर दिखना शुरू हो जाती है। और तीनों को मिला के आपकी एक पर्सनालिटी बनती है। तो इस बात को याद रखिएगा कि शुरुआत अपने थॉट से करिएगा। अपने विचारों को शुद्ध रखिए। आपके विचार जितने ज्यादा शुद्ध होंगे ना, चीजें उतनी ज्यादा अच्छी होती जाएगी। और पीपीएनडीटीज को टेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है, पिक्चर धुंधली है, आप इमेजिनेशन करते हैं, आपके विचार उस पिक्चर को देखकर क्या है, आपका दृष्टिकोण, आपका नजरिया उस पिक्चर को देखने के बाद क्या है, यही चीजें देखी जाती है। दैट इज ओनली रीजन कि 30 सेकंड्स के लिए आपको एक धुंधला पिक्चर यहां पर दिखाया जाता है। अब नॉर्मली फोर्सेस में लगता है कि आपके पूरे एसएसबी के दौरान आपके फिजिकल स्टैंडर्ड्स को चेक किया जा रहा है या आपकी पर्सनालिटी को चेक किया जा रहा है। बट बेसिकली अगर मैं साइकोलॉजिकल टर्म के हिसाब से बात करूं, डीपर डाउन आपके इनर सेल्फ को जानने की कोशिश की जाती है। आपका वैल्यू सिस्टम है क्या, दैट मीन्स आप अंदर से क्या सोचते हैं। आपने एक छोटा सा शब्द सुना होगा जिसे हम कहते हैं चरित्र। आपका चरित्र कैसा है, आपके विचार अंदर के कैसे हैं, आप अच्छे इंसान है कि नहीं है। देखो, फर्क नहीं पड़ता कि आपने अचीवमेंट्स कर लिए, बहुत अच्छे, आपके नंबर बहुत अच्छे आ गए, आप बहुत अच्छे ब्रेवरी आपके अंदर है, आप बहुत अच्छे करेजियस हैं, पर अगर आपका चरित्र खराब है ना, आपका कैरेक्टर अगर खराब है, तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर कितने अच्छे आ गए थे, एसएसबी में आप कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। आप किसी चरित्र को जानने की कोशिश की जाती है साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान। नॉर्मली हमें लगता है कि केवल 15 OLQs के बारे में बात कर रहे हैं, पर नहीं। 15 OLQs के ज्यादा के अलावा भी यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके अंतर मन को जानने की कोशिश की जा रही है। आपका बिलीफ सिस्टम, किस चीज पे आप भरोसा करते हैं, आपकी नीड्स, आपके मोटिव, आपका डिफेंस मैकेनिज्म, और आप अपने आप को कितने अच्छे तरीके से जानते हैं। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी मुश्किल बात यह होती है कि कोई व्यक्ति अपने आप को कितना अच्छे तरीके से जानता है। जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं ना, आप जानते हैं कि हु आई एम, मैं कौन हूं, उसके बाद आप अपने आप को सुधारना शुरू करते हैं। आपको अपनी कमियों के बारे में जानकारी, आप जानते हैं कि मेरे अंदर ये अच्छा ही, उसी के बाद अपने जीवन के अंदर आप एक बदलाव लाना शुरू करते हैं। और ये टेस्ट ये दिखा देता है कि आप अपने आप को कितना अच्छा जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस टेस्ट के अंदर जो 30 सेकंड्स के अंदर आप पिक्चर देखते हैं, उस पिक्चर में आप एक हीरो, हीरोइन, दैट मीन्स आपका प्रोटैगनिस्ट आप परसीव करते हैं, और उस प्रोटैगनिस्ट को आप अपनी उम्र का मानते हैं,
वो जो एक्शन लेता है ये माना जाता है कि वो एक्शन आप लेते हैं अगर आप उस सेम सिचुएशन के अंदर होते तो। और इस चीज को जानने का सबसे बढ़िया तरीका होता है इस तरह की प्रोजेक्शन टेक्निक का यूज करना। प्रोजेक्शन टेक्निक क्या होती है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं बहुत डिटेल के अंदर बात कर रहा हूं क्योंकि जरूरी है। देखिए ऊपर ऊपर से बताना बहुत आसान बात होती है, मैं थोड़ी बहुत चीजें बता दूं कि बच्चा ये मिस्टेक मत करना, ये मिस्टेक मत करना, पर डिटेल से जब आप चीजों को समझते हैं तो आप जानेंगे कि टेस्ट लिया क्यों जा रहा है, क्या चीजें आपकी देखी जा रही है। देखिए प्रोजेक्शन टेक्निक वो सारी टेक्निक होती है जहां पर कोई चीज आपको प्रोजेक्ट की जाती है और प्रोजेक्ट करने के बाद आप उसके ऊपर स्टोरी लिखते हैं, कोई सेंटेंस बनाते हैं और उसके बाद आपके आंतरिक मन को जानने की कोशिश यहां पर की जाती है। आपका जो मन है, आपका जो कॉग्निशन प्रोसेस है, आप कैसे सोचते हैं वो हमको पता लग जाता है। और इसीलिए पीपीएनडीटी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका होता है उन लोगों को निकालने का जिनके अंदर वास्तविकता में सैन्य अधिकारी बनने लायक क्षमता है। अब नॉर्मली आपको पता होगा कि नॉर्मली हम देखते हैं कि हम फिजिकल क्वेश्चन देखा जाएगा, आपका आईक्यू देखा जाता है, पर एक चीज याद रखिएगा, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट एसएसबी के दौरान आपका ईक्यू भी टेस्ट किया जाता है, दैट इज योर इमोशनल क्वेश्चन। आपके अंदर कितनी इमोशनल इंटेलिजेंसी है। इसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि आप अपने इमोशंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका एक मतलब ये भी होता है कि आप कैसे अपने इमोशंस को रेगुलेट करते हैं, दैट इज सेल्फ रेगुलेशन। आप कैसे दूसरे के इमोशन को समझते हैं और सोशली उस चीज को अडॉप्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप किस तरीके से अपने आप के बारे में अवेयर हैं, आप कितने मोटिवेटेड हैं, सारी चीजें जानने की यहां पर कोशिश की जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। अब देखिए स्टेज 1 के दौरान नॉर्मली आपके 2 टेस्ट लिए जाते हैं। नंबर 1 आपका OIR होता है जिसके वीडियोस कई सारे आपने देखे होंगे, और दूसरा टेस्ट आपका होता है PPNDT, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट। यहां पर किया क्या जाता है मैं थोड़ा जल्दी बता देता हूं। देखिए इसमें किया क्या जाएगा, ये टेस्ट आपकी इंटेलिजेंसी को टेस्ट करने के लिए, आप चीजों को कैसे परसीव कर रहे हैं, आपकी परसेप्शन का टेस्ट है कि जब चीजें अनक्लियर है तो आप क्या सोचते हैं उस चीज के बारे में, आपका दृष्टिकोण क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन का टेस्ट भी इसे माना जा सकता है। इसमें क्या किया जाएगा, 30 सेकंड्स के लिए आपको एक पिक्चर दिखाया जाता है। उसके बाद 30 सेकंड्स के अंदर जो पिक्चर है वो बहुत हैजी होता है, कई बार सेमी हैजी होता है, कई बार बहुत ज्यादा ब्लरी है, कई बार बहुत हैजी पिक्चर होता है। उसके बाद आपके पास तकरीबन 4 मिनट होते हैं इस पिक्चर पे स्टोरी लिखने के लिए। 1 मिनट का समय आपको और दिया जाता है जो कुछ इंफॉर्मेशन होती है उनको फिल करने के लिए, जिनके बारे में हम बात करने वाले। अब जब पिक्चर आपको दिखाया जाएगा, पिक्चर के अंदर आप अपना प्रोटैगनिस्ट चुनते हैं कि आपका हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। आप देखते हैं कि साहब उसमें कितने मेल हैं, कितने फीमेल है, दैट मीन्स कितने कैरेक्टर्स हैं आप देखते हैं, उनकी एज, जेंडर, मूड वो आप लिखते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं साहब कि आप प्रायोरिटी किसको देने वाले हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता जेंडर क्या है तो आप उसके ऊपर पर्सन लिख देते हैं, जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो ये कुछ बेसिक बात है। उसके बाद आप एक स्टोरी लिखते हैं। स्टोरी के अंदर आप एक सिचुएशन देते हैं वहां पर, स्टोरी के अंदर ये कोई परिस्थिति आपने अज्यूम करी, कोई सिचुएशन आपने अज्यूम करी है और सिचुएशन को सॉल्व करने की आप कोशिश कर रहे हैं। अब ये सवाल आता है कई बार स्टूडेंट्स के माइंड में कि सर क्या सिचुएशन में एक बहुत बड़ी समस्या लेना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। अननेसेसरी किसी भी समस्या को आपको इंटर नहीं करना है। आपको दिख रहा है आपके सामने कोई बहुत बड़ी समस्या मुझे दिख नहीं रही है, क्लियरिटी के साथ मुझे कोई समस्या यहां पर नहीं दिख रही है। अननेसेसरी किसी बहुत बड़ी समस्या को इंट्रोड्यूस मत कीजिएगा। बट एक बात याद रखिएगा, इस पिक्चर के अंदर आप जो भी स्टोरी लिखते हैं उसके द्वारा आपको असेस किया जा रहा है, आपकी पर्सनालिटी को असेस किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि अगर आप उस सेम परिस्थिति के अंदर होते हैं तो आपके एक्शंस क्या होते हैं। और सीधी बात की जाए, आपके OLQs को जानने की कोशिश वहां पर की जा रही है। तो इस बात को दिमाग में रख लीजिएगा, अगर कोई परिस्थिति है ही नहीं, परिस्थिति का मतलब समस्या नहीं होता है। परिस्थिति यह भी हो सकती है कि वहां पर आप कोई मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, परिस्थिति यहां पर यह भी हो सकती है कि आप कोई स्पोर्ट्स कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, परिस्थिति यह भी हो सकती है साहब कि स्कूल के अंदर आप कोई फेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब यह समस्या नहीं है बट ये सिचुएशन जरूर है। याद रखिएगा, कोई भी ऐसी सिचुएशन जहां पर आप अपने OLQs को परफॉर्म कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आपको अननेसेसरी किसी समस्या को इंट्रोड्यूस नहीं करना है जब तक क्लियरली दिख आपको नहीं रहा है। आपका परसेप्शन आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। देखो क्या होता है, पिक्चर हैजी है पर कुछ चीजें क्लियर दिख रही है वहां पे कि साहब एक्सीडेंट हुआ है, क्लियरली समझ में आ रहा है एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर दिख रहा है साहब कि यहां पर किसी आदमी को ले जा रहे हैं, डेड बॉडी है, लेके जा रहे हैं साहब, है चीजें यहां पर, उसको अवॉइड भी आपको नहीं करना। अदरवाइज क्या कहलाया जाएगा कि साहब ये एस्केपिज्म वाली बात है। ये तो सिचुएशंस आपको दी जाएगी जहां पर एक्सीडेंट आपको दिया जाएगा, जहां पर कोई फियर इंड्यूस यहां पर हो रहा है, इसलिए दिया जाता है कि आप प्रेशर के अंदर आप कैसे सोचते हैं यही जानने की कोशिश की जाती है। बट कई बार क्या सिखा दिया जाता है कि साहब जब भी ऐसी चीजें आए ना, इसको अवॉइड कर दो, बोल दो कि डेथ नहीं है साहब, ये तो ड्रामा चल रहा है। डोंट डू दैट थिंग। ये अवॉइड करने की आदत मत डालिएगा। ये दिखाता है कि तुम्हारा डिफेंस मैकेनिज्म कितना मजबूत है। तुम चीजों को स्वीकार नहीं कर रहे, तुम मान ही नहीं सकते, तुम चीजों को अवॉइड कर रहे हो, कह रहे नहीं ये तो ये ऐसे नहीं, ऐसी चीजें हो रही, ड्रामा कर रहे थे। डोंट डू दैट थिंग। अगर कोई सिचुएशन दिख रही है, पिक्चर क्लियरली दिख रहा है कि वहां पर कोई फियर इंड्यूस किया जा रहा है, चीजें इस तरीके की हो रही है, दैट मींस वहां पर रिक्वायर्ड है कि आप उस परिस्थिति में सोचते कैसे हैं। सामान्य परिस्थिति में किसी भी आदमी के लिए सोचना बहुत आसान सी चीज होती है, पर जब परिस्थितियां विपरीत है,
सिचुएशन प्रेशर वाली हो रही है, उस समय पर सही दिशा के अंदर सोचना ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, और यही चेक किया जाएगा कि आप उस परिस्थिति में कैसे सोचते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीपीएनडीटी के बारे में बात करना। अब इट्स अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। आप जानते हैं कि 70 से 80%, कई बार 90% बच्चे इसमें बाहर हो जाते हैं। क्यों बाहर होते हैं, रीजन है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और याद रखिएगा कि यहां पर मेजरली आपके जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं, जो आपके गुण हैं, अवगुण बेसिकली बात की जाए, इट्स नॉट द गुण, इट्स द अवगुण, जो कि नेगेटिव ट्रेट्स हैं, वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। आपका इंपल्सिव बिहेवियर, आपका इलॉजिकल होना, आपके अंदर इफेक्टिव इंटेलिजेंसी की कमी होना, आपके अंदर रीजनिंग एबिलिटी की कमी होना। मैंने कहा था ना, रीजनिंग एबिलिटी इज द मदर ऑफ द होल एलक्यूज, जिसकी कमी आजकल बहुत लोगों के अंदर देखी जाती है। तर्क करने की क्षमता में कमी होना, चीजें लॉजिकल है ही नहीं साहब, लॉजिक के साथ आपकी स्टोरी बैठ ही नहीं रही, उसी के बारे में चीजें देखी जाती है। और ये जरूरी भी होता है, बिकॉज हर व्यक्ति एसएसबी के अंदर 5 दिन रहे जरूरी नहीं है ना, सबके अंदर क्षमता होनी चाहिए, और हर व्यक्ति के अंदर क्षमता नहीं होती है। उसको फिल्ट्रेशन करने का बड़ी अच्छा प्रोसेस यहां पर है। और याद रखिएगा, प्रोसेस इस बार तो है, अगली बार प्रोसेस चेंज किया जा रहा है, कुछ रीजन की वजह से स्टेज 1 के अंदर बदलाव किए जाएंगे। अब जो भी बदलाव किए गए उसके बारे में बात कर ली। अब उन टेस्ट को लेकर, जो टेस्ट आने वाले उनको लेकर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, क्या टेस्ट होने वाले उसकी भी तैयारी यहीं पर करवाई जाएगी, आपको उसकी चिंता मत कीजिएगा। चलिए आगे बात करना शुरू करते हैं। अब देखिए, इस तरह की एक शीट आपको दी जाती है, जहां पर नॉर्मली आप देखेंगे कि यहां पर आपका मेन कैरेक्टर जो भी है, अगर मेल है तो आप मेल लिखते हैं, फीमेल है तो आप फीमेल लिखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि सर मेरे को पता नहीं लग रहा है कि इसे मेल और फीमेल, तो आप पर्सन लिख देते हैं। उसका एज आप लिखते हैं, जैसे 14 यहां पर लिखा, 45 लिखा, 11 लिख दिया, आप एज लिखते हैं। उसके बाद आप उसके मूड के बारे में बात करेंगे, वो पॉजिटिव मूड के अंदर है कि नेगेटिव मूड के अंदर है। अगर दिख रहा है साहब कि क्लियरली इट्स इन द नेगेटिव मूड, नेगेटिव लिखिए। अगर दिख रहा है कि इस दिन पॉजिटिव मूड, तो पॉजिटिव लिखिए। यहां पर अवॉइड मत कीजिएगा। याद रखिएगा, परसेप्शन क्लियरली डिपेंड करता है आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर, आपका दृष्टिकोण डिपेंड करता है कि आप चीजों को किस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। वो घोड़ा है कि गधा है, आप कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर पता लग जाएगा। हाइट कैसी है उसकी, लंबाई कितनी जा रही है, कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इस पर डिपेंड कर जाता है। तो याद रखना, तुम्हारा परसेप्शन तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। अगर क्लियरली दिख रहा है कि पिक्चर के अंदर व्यक्ति जो सामने वाला है उसकी आंखों से आंसू आ रहे हैं और चीजें नेगेटिव जा रही है, उसके बाद अगर हम लिखेंगे कि साहब मूड यहाँ पर पॉजिटिव है पर्सन का, दैट मीन्स आप पीछे हट रहे हैं, आपके अंदर ऑब्जर्वेशन की कमी है, या आप एक प्री कंसीव्ड स्टोरी बना के, आपने पहले कहीं स्टोरी देखी थी, उसी को आप यहाँ पे छापने की कोशिश कर रहे हैं, ये मत कीजिएगा। उसके बाद आपका जो भी मेन कैरेक्टर होता है, जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो 14 साल का जो लड़का है उसको मेन कैरेक्टर यहां पर माना गया है, जो एक्शंस के द्वारा उस समस्या का समाधान करेगा, या जो सिचुएशन, जो परिस्थिति है उसके अंदर अपने ओल की उसको दिखाएगा, उसके ऊपर आप सर्कल बना देते हैं। उसके बाद एक कॉलम आपका एक्शन का होता है। एक्शन का मतलब ये होता है आप वहां क्या एक्शन लेने वाले, जो भी काम आप मेजरली करने वाले, इसको बहुत लंबा नहीं लिखना होता है, एक लाइन के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। एग्जाम्पल की बात कीजिए, ऑर्गेनाइजिंग ए मेडिकल कैंप, सेविंग द फ्रेंड, आप अपने दोस्त की जान बचा रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, जो मेजर एक्शन आपके द्वारा लिया जा रहा है, आपको केवल उसको लिखना होता है। इसे कई बार थीम भी कह दिया जाता है। उसके बाद आप अपनी स्टोरी लिखते हैं। नॉर्मली कहा जाता है कि 90 to 100 वर्ड्स के अंदर आप स्टोरी लिखिएगा, बट देखिए देयर इज नो सच काइंड ऑफ रूल कि इतने शब्दों के अंदर लिखना है। हालांकि जब इतने शब्दों के अंदर आप अपनी स्टोरी लिखते हैं ना, तो बहुत इफेक्टिव हो जाती है, चीजें आपकी खुल के आना सामने हो जाती है, और आपको समझ में आता है कि हाँ मैं इफेक्टिव तरीके से स्टोरी लिख पा रहा हूं। पर फिर भी शुरुआत में जब आप स्टोरी लिखने की शुरुआत करें, तो शब्दों पे शुरुआत में मत जाना। शुरुआत में क्या होता है ना, आप कि फिर इमेजिनेशन पे थोड़ा सा बैरियर लग जाएगा कि यार मुझे 100 शब्दों के अंदर अपनी बात को कंप्लीट करना है। जब आप शुरुआत में प्रैक्टिस करना शुरू कर रहे हैं पीपीएनडीटी की, इन शब्दों के खेल से दूर रहिएगा, अदरवाइज इमेजिनेशन के ऊपर आपके एक ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको नहीं समझ में आएगा, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से बोलता रहेगा 100 शब्द के अंदर लिखना है, कंप्लीट करना है, तो जो बातें आप लिखना चाहते थे वो भी आप लिख नहीं पाएंगे। बट अगर क्लियरली बात की जाए तो तकरीबन 100 से 120 शब्दों के अंदर आपकी स्टोरी होनी चाहिए। चलिए आगे बात करना हम शुरू करें। अब पिक्चर परसेप्शन टेस्ट है। पिक्चर परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है, आपको परसीव करना है। आपके पास एक धुंधली इमेज दिखाई जाती है कुछ इस तरह की, यहां पर आपको कुछ कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर्स यहां पर जितने भी दिख रहे हैं। आप बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है, क्या सारी चीजें हो रही है। उसके बाद आप एक इमेजिनेशन के द्वारा एक चीजों को परसीव करते हैं कि पिक्चर है किस बारे में, इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही, इसमें सिचुएशन क्या देकर रखी, और जो परिस्थिति है उस परिस्थिति का समाधान क्या किया जाएगा। अगर समस्या यहां पर है तो समस्या का समाधान किस तरीके से किया जाएगा, करेगा कौन, आपका जो मेन कैरेक्टर है, जो हीरो है, वो इस समस्या का समाधान करेगा। अब ये आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपका जो मेन कैरेक्टर है वो आपकी ही एज का होना चाहिए, वो आपकी सेम जेंडर का होना चाहिए, पर ये हमेशा एसेंशियल नहीं होता है, इसको दिमाग में रखिएगा। पिक्चर में क्लियरली दिख रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है उसकी उम्र तकरीबन 50 से 60 साल के बीच है। मुझे क्लियरली दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है साहब, शी इज अ फीमेल,
पर मैं मेल हूं। अब जानबूझ के अपने एक मेन कैरेक्टर को मैं बोलूं कि नहीं आई एम द मेल, उसकी उम्र 14 साल है, आपके ऑब्जर्वेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। ये अपनी चीजें ऑब्जर्व करी नहीं है, आपको ऑब्जर्व ही नहीं करने आ रहा। अरे सीधा दिख रहा है यहां पर पर्सन 60 साल का है, भली पिक्चर है सी बट समझ में आ रहा है कि 60 ईयर समथिंग इसकी एज है। उसके बाद भी अगर हम बात करें कि नहीं साहब 14 साल 15 साल 16 साल का लड़का है, तो यहां पर आपके ऑब्जर्वेशन पे एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट हो जाएगा। लगेगा कि स्टोरी तुम मगअप करके आए, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कई बार स्टूडेंट्स करते हैं बिकॉज सुन लिया हमने कहीं से, किसी ने कहा था कि आपके सेम एज का होना चाहिए, सेम जेंडर का होना चाहिए। अरे दिख ही नहीं रहा है तो कैसे आप मान सकते हैं। बट जब यहां पर एम्बिग्युइटी है, नहीं समझ में आ रहा है कि मेल और फीमेल है, यहां पर आपको एक फायदा मिलता है इमेजिनेशन का, तभी चीज आप कर सकते हैं। बट अगर क्लियर दिख रहा है कि इट्स अ मेल, कोट पहना है, अपने कपड़े देखे, ऑब्जर्वेशन देखा, लगा कि एक मेल है, तो मेल को मेल ही आपको बताना पड़ेगा। अगर दिख रहा है कि साड़ी पहन के एक लड़की है, तो फीमेल को फीमेल ही बताना पड़ेगा। यहां पर फिर ऑब्जर्वेशन वाली वो छूट आपको नहीं मिलती है, वो इमेजिनेशन की छूट यहां पर नहीं मिल जाएगी, क्योंकि क्लियरली आपने ऑब्जर्व करा है कि मेल है तो मेल ही है, फीमेल है तो फीमेल ही है। अब परसेप्शन का मतलब क्या, देखिए यहां पर है क्या, हाउ योर ब्रेन इंटरप्रेट्स अ स्ट्रेसफुल, ambiguous and unclear reality based on your inner personality। पिक्चर धुंधली है, जानबूझ के दिखाई जाती, 30 सेकंड्स के अंदर पिक्चर धुंधली। पिक्चर में आपको सिचुएशन दिख रही है। अब यहां चेक किया जाएगा कि जब चीजें धुंधली होती है, स्ट्रेसफुल होती है, प्रेशर के अंदर समझ नहीं आ रहा साहब ये लड़का है कि लड़की है, घोड़ा है कि गधा है, बंदूक रखी कि बैट रखा है, समझ नहीं आ रहा, उस समय पर आपका ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, आप क्या इमेजिन करते हैं, और आपकी जो इमेजिनेशन है वो आपके थॉट्स के रूप में काम करते हैं। और आपकी थॉट्स किसको इंडिकेट करती है, याद आ गया, मनसा, मन को। मन मतलब आपकी पूरी पर्सनालिटी, शुरुआत मनसा से ही हो रही है, उसके बाद वाचा के ऊपर आते, उसके बाद कर्मणा के ऊपर आते। तो बहुत बेसिक सी बात याद रखिएगा कि आपकी इनर पर्सनालिटी का टेस्ट यहां पर लिया जाता है। अब जो थीम है, नॉर्मली आप देखेंगे कि जिस तरह के पिक्चर्स दिखाए जाते हैं पीपीएनडीटी के दौरान, जनरली मैं बात करूं, जितने भी एसएसबीज को आप देखेंगे, जितने भी पिक्चर्स आप देखेंगे, जनरली 5 तरह की थीम के पिक्चर्स यहां पर आते हैं। हर थीम में आप कोई समस्या नहीं देखते। मैं फिर बोलूंगा, समस्या और परिस्थिति में डिफरेंस होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम इन दैट पिक्चर, एक्सीडेंट हो गया, आग लगी है, देयर इज अ प्रॉब्लम, क्लियरली इट्स शोइंग, पर देयर इज अ सिचुएशन, ये कोई लोग, कुछ लोग बैठे बात कर रहे हैं। सिचुएशन क्या हो सकता है, कोई कैम्प यहां पर चलाया जा रहा हो, कुछ लोग बैठे हैं सब खाना खा रहे हैं, हो सकता है किसी चीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जो कि अब काफी इंपॉर्टेंट इवेंट है जो अपकमिंग आने वाले ईयर्स के अंदर। याद रखिएगा, सिचुएशन और चैलेंज दोनों में डिफरेंस होता है। हर सिचुएशन को आपको प्रॉब्लम नहीं बनाना है। नॉर्मल पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर में कहीं पर इंडिकेट नहीं हो रहा था चीजें खराब चल रही है, अननेसेसरी प्रॉब्लम को ऐड कर दिया कि साहब यहां पर तो आग लगी थी। नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम, ऑलवेज रिमेंबर, चाहे मैं टीएडी के बारे में बात करूं, चाहे पीपीएनडीटी के बारे में बात करूं, सिचुएशन को एक्सट्रीम पर ले जाना बंद करो। जितने बच्चे यहां पर ओवर थिंकिंग करते हैं वो चीज के बारे में जानते होंगे कि जब हम ओवर थिंकिंग करते तो हम करते हैं क्या, हम चीजों को एक्सट्रीम पे ले जाने की कोशिश करते हैं, जो कि आपकी पर्सनालिटी के लिए बिल्कुल सही नहीं होता है। तो ये बहुत बेसिक सी बात याद रखिएगा, नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम पे आपको नहीं जाना है। सिचुएशन सिंपल हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है, और ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसको आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि यहां समस्या जो भी आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका समाधान आपको ही करना होता है। अब देखिए, नॉर्मली 5 तरह की थीम्स यहां पर होती है। जैसे आप देखेंगे, पहली सोशल एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट थीम्स, आप कोई कैंप लगा रहे हैं विलेज के अंदर, एनसीसी कैंप यहां पर चल रहा है, आप यहां पर कोई कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ड्राइव की आपने शुरुआत कर दी है। इसके बाद एजुकेशन एंड करियर ओरिएंटेड थीम, जहां पर करियर कैंप लगाया जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। स्पोर्ट्स एडवेंचर एंड इवेंट मैनेजमेंट टीम, आप देखेंगे सब स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, फुटबॉल मैच चल रहा है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्राइसिस मैनेजमेंट टीम, ये थीम ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जहां पर क्लियरली प्रॉब्लम दिख रही है, आग लग गई दिख रहा है, आंधी चल रही है, लड़का जा रहा है दिख रहा है, यहां पर क्लियरली एक्सीडेंट हो चुका है, प्रॉब्लम है साहब, एक्सीडेंटल थीम्स क्लियरली दिख रहा है, फियर इंड्यूस हो रहा है कि यार कुछ गड़बड़ तो है, यहां पे क्लियरली दिख रहा है। इस तरह की थीम्स दिखाई जाती है। लास्ट में एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन थीम, ऐसी थीम जहां पर कोई नई चीज की जा रही है, साइंस की किसी लैब के अंदर कोई नया आविष्कार किया जा रहा है, किसी ने स्टार्टअप को खोलने की कोशिश यहां पर की जा रही है। इस तरह की थीम्स यहां पर होती है जो क्लियरली पिक्चर के अंदर इंडिकेट आपको हो जाएगी। और आपका एक्शन जो आप लिखते हैं, जिसके बारे में कहा मैंने कि एक लाइन के अंदर होना चाहिए, वो इसी थीम के अराउंड घूमना चाहिए। अगर आपने कोई और थीम पकड़ ली, दिख रहा है वहां पर एक्सीडेंट हो रहा है, आपने थीम कोई और पकड़ ली, आपने बोला नहीं साहब इनोवेशन कर रहे थे वो, तो दे आर डूइंग द रोल टेस्ट कर रहे हैं इसलिए एक्सीडेंट करवा दिया, दैट मींस आप चीजों से भागने की कोशिश कर रहे हैं और आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर एक बहुत बड़ी कमी। याद रखिएगा, कई बार कहा जाता है कि इनोवेटिव सोचिए। इनोवेटिव सोचने का मतलब आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचने से होता है, बिल्कुल मैं इस बात पर बिलीव करता हूं, पर जो बेसिक चीजें आपको देकर रखी है उससे भागना आपको नहीं है। दिख रहा एक्सीडेंट हो रहा है, क्या बोल दिया, मूवी देखने गए थे, लड़के लड़की साथ में बैठे थे, मूवी देख रहे फैमिली के साथ, और देखा कि पिक्चर के अंदर एक्सीडेंट हो गया।
एक अच्छे दिन की शुरुआत हमने करी। नो, ये क्या कर रहे हैं आपने सिचुएशन को अवॉइड कर दिया, जो कई सारे बच्चे करते हैं, बिकॉज कहा जाता है ऐसा कर देना, बट ये गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि जब आप ग्रुप के अंदर बैठेंगे ना, तो 15 में से 14 की स्टोरी अलग होगी, क्योंकि उन्होंने कुछ और परसीव किया था जो जनरल चीज थी। आपने कुछ अलग ही परसीव कर लिया, तो आपकी स्टोरी बहुत अलग होने वाली है। और अलग स्टोरी से कोई मतलब यहां पर नहीं होता है कि मेरी स्टोरी अलग है साहब तो मुझे महान बना दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इस बेसिक सी बातों को ध्यान रखिएगा। आगे बात की जाए तो आपके पीपीएनडीटी की जो स्टोरी वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करनी होती है आपको। पहला होता है पास्ट आपका, दूसरा प्रेजेंट, तीसरा होता है फ्यूचर। क्या है, फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए, जो भी पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, उस पिक्चर में जो सिचुएशन देकर रखी, सिचुएशन है या कोई प्रॉब्लम है, वो सिचुएशन आई कैसे, दैट मींस व्हाट लीड टू दैट सिचुएशन, वो परिस्थिति कैसे आई। अब इसका मतलब है कि आपको पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि साहब ऐसा हुआ इसलिए परिस्थिति यहां पे आ गई, ऐसी बात हुई साहब इसलिए आज सिचुएशन को देखने को मिल रही है। आपका जो पास्ट है ना, इसमें जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं वो लॉजिकल नहीं होता है। इट शुड बी लॉजिकल, लॉजिकल जिसको आप कनेक्ट कर सको आपके प्रेजेंट से। अरे ऐसा हुआ तभी ऐसा हुआ है, गाय को भूख लगी तभी गाय ने घास खाई है, गाय को भूख नहीं लगी फिर भी गाय घास खा रही है, ये आपको नहीं करना है। आई थिंक मेरी बात समझ रहे होंगे आपको। इस लॉजिकल कनेक्शन को आपको दिमाग के अंदर रखना है कि ऐसा हुआ था, इसी कारण से ये परिस्थिति यहां पर आई है। लड़का जो है साहब वो एनडी में पास हो गया, एंड एग्जाम क्लियर कर लिया, तभी उसने एसएसबी दिया। लड़का 12th में साहब और एनडी का एसएसबी देके आ गया। यू कैन नॉट डू दैट थिंग। लॉजिकल आपको पास्ट आपका रखना है, और पास्ट आपको लॉजिकल, जितना आप पास्ट लॉजिकल रखेंगे ना, उतनी ज्यादा प्रेजेंट को जस्टिफाई करने में आपको समस्या नहीं होगी। अदरवाइज पास्ट आपने अगर लॉजिकल रख दिया कि ऐसा हो गया इसलिए ऐसी चीजें आ गई, तो जीडी के अंदर आप परेशान हो जाएंगे, क्योंकि सामने वाला सवाल करेगा आपसे कि अच्छा इसमें ऐसा तो ऐसा कैसे हो गया, और वहां आपके पास जवाब नहीं होगा, आप निरुत्तर हो जाएंगे। इस बेसिक सी बात को याद रखिएगा। उसके बाद प्रेजेंट, व्हाट इज हैपनिंग नाउ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब क्या हो रहा है, जहां पर आपका हीरो, आपका प्रोटैगनिस्ट जो आपकी उम्र का है, आपकी एज का है, जिसको आपके तौर पर आप जिसके अंदर रिफ्लेक्स कर रहे हैं, आप जो करेंगे वही आपका हीरो करने वाला है। वो अपने एक्शन के द्वारा उस परिस्थिति को संभालेगा। समस्या है तो समस्या का समाधान करने वाला। याद रखिएगा, फिर मैं बात बोलूंगा, समस्या और परिस्थिति दोनों में बहुत मेजर डिफरेंस होता है। समस्या क्लियरली दिख रही, परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो जो भी समस्या यहां पर है, जो सिचुएशन यहां पर है, उसको वो देखेगा। अब कैसे समस्या का समाधान करेगा, अपने एक्शंस के द्वारा। आपका हीरो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। आपके हीरो ने ये करा। फॉर एग्जांपल की बात करी कि मैंने हार्ड वर्किंग करके एनडी एग्जाम क्लियर कर लिया, नहीं, ये एक्शन ओरिएंटेशन नहीं होता है। आपको कंप्लीट चीजें बतानी पड़ेगी। हार्ड वर्क कैसे किया तुमने, ये बताओ ना। मैं सुबह उठता था, वर्कआउट करता था, पढ़ने बैठता था, क्लासेस लेता था शौर्य बैच के अंदर, रिवीजन करता था, मंथली टेस्ट दिए, उसके बाद मैंने एनडी एग्जाम क्लियर करा। ये होता है। आपको एक्शंस के द्वारा अपने वर्ड्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा स्टोरी के अंदर। उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपकी स्टोरी का लगभग 70% वेटेज यही करी करने वाला है। नेक्स्ट आप बात करते हैं आपका जो फ्यूचर का मतलब आपका आउटकम, अंत में क्या होगा। ऑब्वियसली फ्यूचर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। शुरुआत नेगेटिव हो सकती, सिचुएशन नेगेटिव थी, परिस्थितियां खराब थी, घर वाले परेशान थे, लड़का नौकरी नहीं कर पा रहा था, पिताजी की सैलरी भी कम आती थी, उसके बाद भी मेहनत करके अंत में जाके मैंने जॉब को पा लिया। आपका जो फ्यूचर है इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखिएगा, शुरुआत नेगेटिव हो सकती है, सिचुएशंस खराब थी, पिक्चर में दिख रहा है लड़का रो रहा है, सिचुएशंस खराब थी, दिख सकती है, बट योर फ्यूचर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। याद रखिएगा, और ये आपका आउटकम होता है, ये पॉजिटिव रखिएगा। और एंड शुड बी द गोल ओरिएंटेड। याद रखिएगा, इसमें 2-3 चीजें याद रखिएगा। इसमें कोई रिवॉर्ड मत दे देना अपने आप को कि उसके बाद फिर मैंने ये कर लिया, फिर मेरे को राष्ट्रपति से अवार्ड मिल गया। डोंट डू दैट थिंग। आपका जो कंक्लूजन होता है, जो आउटकम है, इट शुड बी क्रिस्प एंड क्लियर रखिएगा। 1-2 लाइन के अंदर इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। और अगर वेटेज के बारे में बात करूं मैं, तो नॉर्मली अगर मैं क्लियरली कुछ पॉइंट्स बताऊं, पास्ट 1-2 लाइन के अंदर लिखिएगा। अवॉइड लॉन्ग बैक स्टोरीज में क्लियरली कह चुका, लॉजिकल लिखिएगा। लॉन्ग स्टोरीज अवॉइड कीजिएगा कि बड़ी बड़ी स्टोरीज हम लिख रहे हैं, ऐसा था साहब वो था, कुछ नहीं करना है ऐसा। क्लियरली पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिएगा कि आपका जो कैरेक्टर है, उसका नाम, इतनी उम्र उसकी है, वो क्या करता है और सिचुएशन क्या, क्लियरली बात करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट एक्शन आप लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, 6 से 8 लाइन के अंदर ये होता है। और आप जो एक्शन ले रहे हैं, मैंने पहले भी कह दिया, आपका हीरो एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए। उसने हार्ड वर्क करके कुछ पा लिया से फर्क नहीं पड़ता, हार्ड वर्क क्या किया है, कैसे किया, ये आपको बताना पड़ेगा। ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। एक्शंस आपको लॉन्ग नहीं लिखने, आपको शॉर्ट में लिखने। हम करेंगे इसके बारे में बात कि आपने पहले ये करा, फिर ये करा, फिर ये करा, फिर आपने काम कर लिया। आपके एक्शंस कंप्लीट होने चाहिए। मतलब क्या होता है, मैंने आपसे पूछा कि आपने पानी कैसे पिया, आपने बोला सर मैंने पानी बस पी लिया। अरे नहीं, मैं गया, गिलास मैंने उठाया, फिर ये किया, फिर ये पिया। उसी तरीके से समस्या का समाधान कैसे किया, मैंने अगर 5 एक्शन लिए कि समस्या के लिए मैंने सुबह पढ़ना शुरू करा,
उसके बाद मैं रनिंग पे जाता था, मैंने रिवीजन करा, मैंने डीपीपी लगाई, उसके बाद मेरा एनडीए क्लियर हो गया। आपके एक्शंस क्लियरली आपको लिखने पड़ेंगे यहाँ पे। आपका हीरो, आपका कैरेक्टर एक्शन ओरिएंटेड होना यहां पर जरूरी है, क्योंकि एक्शंस के द्वारा ही आप अपने ओलिक्यूस को दिखाते हैं। बट एक मेजर सी बात याद रखिएगा, अपने एक्शंस का बम्बार्डमेंट मत कर देना। आपने एक्शन ही एक्शन लिख दिया, एक्शन की स्पार्किंग करनी है, आपको बम्बार्डमेंट नहीं करना है ना? समझ में आ रही बात? ओएल की उसका बम्बार्डमेंट नहीं करना है कि साहब मेरे अंदर तो ये भी था फिर ये भी कर दिया। अरे स्पार्कलिंग करनी है, एक नॉर्मल आदमी के लिए जो करना मुमकिन है आपको वो चीजें वहां पर बतानी। उसके बाद कंक्लूजन के बारे में बात करें, लॉजिकल एंड ऑलवेज पॉजिटिव, जैसा कि मैंने कहा था, हमेशा इसको लॉजिकल तरीके से लिखिएगा एंड इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव ही होना चाहिए इसको, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, किसी भी कीमत पर ये नेगेटिव हो नहीं सकता है। इस छोटी सी बात को याद रखिएगा। अब कुछ बेसिक सी बात है, मैं क्लियरली आपसे बता दूं। पहली बात, द पास्ट, इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई एंड इंट्रोड्यूस द हीरो। आपको जो भी पास्ट पिक्चर आपको दिखा, अब पिक्चर की शुरुआत आप कैसे करेंगे, पास्ट से, उसमें जो समस्या है, सिचुएशन है, उसको आप लेकर आते हैं और इसी पास्ट के अंदर आप अपने हीरो को इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, रोहन 22 ईयर्स ओल्ड, फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और अंजलि विलेज सरपंच, वॉट एवर द थिंग, जो भी आप यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं वो एग्जैक्टली आपको यहां पर लिखनी पड़ेगी। याद रखिएगा, आपके हीरो का नाम, एज, डेजिग्नेशन और उस पिक्चर के हिसाब से किस रोल के अंदर वो फिट बैठता है। पिक्चर में दिख रहा है साहब की खेती के बारे में कुछ काम कर रहे हैं, क्लियरली बता दो साहब कि एग्रीकल्चर के अंदर बच्चा कुछ कर रहा है। पिक्चर में दिख रहा है कि आप किसी ब्रिज को बनाने की बात कर रहे हैं, आपका हीरो क्या कर रहा है, सिविल इंजीनियर है, बताना पड़ेगा, तभी उसके अंदर वो क्वालिटीज आएगी। यार सीधी सी बात है भैया, बच्चा कॉमर्स की तैयारी कर रहा है, बच्चा सीए है आपका हीरो, और वो जाकर आप बताएंगे इसने ब्रिज बना दिया, इज इट पॉसिबल? जस्टिफाई नहीं हो रहा ना। आपकी हर लाइन जस्टिफाई करनी चाहिए हर चीज को। उसके बाद नेक्स्ट आप प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट के अंदर क्या होंगे, बेसिकली सीधी सी बात की जाए कि आपने इसमें बताना है कि परिस्थिति के अंदर जो चीजें देकर रखी थी वो क्या थी और आपने क्या एक्शन यहां पर लिया। आपके एक्शन यहां पर लिखने पड़ेंगे, बट याद रखिएगा आपके जो एक्शन है वो क्लियरली इंडिकेट करना चाहिए पिक्चर के साथ। कुछ भी नहीं लिखना, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। पिक्चर हैजी है, हम जानते हैं, एक इमेजिनेशन की छूट आपके पास है, बट पिक्चर में कुछ बातें क्लियरली दिख रही है, कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, साहब दिख रहा है यहां पर चीजें, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, एक्सीडेंट हुआ, क्लियरली दिख रहा है। उसके साथ जस्टिफाई करना पड़ेगी आपको। जो रिसोर्सेज का आप यूज कर सकते हैं यूज कीजिएगा उस परिस्थिति में जो की जा सकते हैं, और उसके बाद अपनी स्टोरी को लिखने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, काफी इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता रहा हूं मैं, अवॉइड सडन ट्रिगर्स, ट्रेजेडीज। मर गए लोग, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया साहब, अर्थक्वेक आ गया, 3 लोग मर गए, अरे नहीं करना है, नहीं दिख रहा है, नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम। मैं पहले भी कह चुका हूं, एक्सट्रीम पे नहीं जाना है। एक्सीडेंटल डेथ के साथ ये हो गए, 15 लोग मर गए, एक को मैंने बचा लिया, डोंट डू दैट थिंग, जरूरी नहीं है। इससे दिखता है कि आप कितने नेगेटिव है, आप नेगेटिवली थोड़ा ज्यादा सोच रहे हैं, ये होता है कई बार, इसको थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। देखो बेसिक सी बात याद रखिएगा कि आपके कैरेक्टर को जानने की कोशिश यहां से की जा रही है। अब कैरेक्टर के अंदर अगर नेगेटिविटी है ना तो आगे जाके समस्या क्रिएट कर देगी। तो बेसिक सी बात इसको याद रखिएगा और नोट करना है कि जो पिक्चर डिमांड कर रही है, सिचुएशन जो डिमांड कर रही है, पिक्चर के अंदर जो चीजें दिख रही है उसी को लेकर आपको एक्शन लेना है, ना कि मन से कोई भी एक्शन आपने ले लिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका फ्यूचर जो कि आपका फाइनल आउटकम होता है, पहली बात कर चुका हूं मैं, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा इसको पॉजिटिव ही रखना है आपको, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अब जब पिक्चर आप देखते हैं 30 सेकंड्स के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है 30 सेकंड के लिए पिक्चर आपके सामने आता है। पिक्चर इज रेयरली हैजी, कई बार बहुत हैजी आ जाता है, कई बार सेमी हैजी, कई बार क्लियर आता है। क्लियर पिक्चर आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि टेस्ट ही आपके परसेप्शन का है, तो ये मान के चलिए पिक्चर आपका हैजी आने वाला है। अब पिक्चर जब भी आएगा आपके सामने, आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है पिक्चर को देखते समय। 30 सेकंड्स में 3 बातें ध्यान रखनी। नंबर 1, द बैकग्राउंड एंड द एनवायरमेंट। 2 चीजों को याद रखिएगा। बैकग्राउंड क्या है पिक्चर का, बारिश हो रही है, आंधी चल रही है, मौसम खुला है, कमरे के अंदर तुम हो, ग्राउंड के ऊपर हो, बाहर हो, नदी के पास हो, बिकॉज तुम्हारे जो पास्ट और तुम्हारा फ्यूचर है वो उसी से एसोसिएटेड रहता है। तो बैकग्राउंड और एनवायरनमेंट को ध्यान रखिएगा। एनवायरनमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। बारिश है साहब, आंधी चल रही है, धूप निकल रही है, देखना पड़ेगा, उससे एसोसिएशन आपका होना चाहिए। बिकॉज अगर आपने ऑब्जर्वेशन में गलती कर दी ना तो तुम्हारा परसेप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा। अरे मैंने ऑब्जर्व ही नहीं करा साहब, परसेप्शन में कैसे कर सकता हूं? मेरा दृष्टिकोण मेरे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड करता है, मैं कैसे चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूं, कितना देख रहा हूं। तो इस बेसिक सी बात को याद रखिएगा। दूसरी बात जो ऑब्जर्व करनी, 30 सेकंड के अंदर आपका मेन कैरेक्टर इनमें से कौन होगा। 3-4 लोग दिख रहे हैं साहब, मेन कौन सा रखने वाला है? दिख रहे हैं 3-4 के बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, 3 कैरेक्टर्स दिख रहे हैं साहब, सबके कपड़े आपको देखने को मिल रहे हैं, एक मेल है साहब, फीमेल, एक पर्सन है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा कौन है। अपने प्रोटैगनिस्ट को ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसको एसोसिएट करना पड़ेगा आपको, और वो स्टोरी के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
पिक्चर के अंदर वो कनेक्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। थर्ड, इंटर कैरेक्टर रिलेशनशिप एंड द मटेरियल स्टिमुली, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटर कैरेक्टर रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? पिक्चर में 3 लोग दिख रहे हैं, 2 का रिलेशन क्या है हीरो के साथ, तीसरे का रिलेशन हीरो के साथ क्या है? कई बार गड़बड़ कर दी जाती है, बहुत गड़बड़ कर दी जाती है। पिक्चर है साहब, दिख रहा है एक लड़की जो है उसके कंधे पे लड़के ने हाथ लगा के रखा है, स्टोरी आपने बना दी क्या कि साहब लड़का जो है वो घूमने के लिए आया था और घूमने के लिए तो लड़की से रास्ता पूछ रहा है। रास्ता पूछ रहा है लड़की से, हाथ लगा के पूछेगा क्या? मतलब तुम्हारा दिमाग कहां पर था? आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आपकी जो स्टोरी है वो क्या सोशली एक्सेप्टेबल है? नहीं है, नहीं हो सकती है। कैसे याद रख दिया? ये चीज याद रखिएगा कि आपके जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनका रिलेशन आप कैसे बना रहे हैं, ये चीज भी यहां पर देखी जाएगी और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जैक्टली देखी जाती है। लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर मैं बात करूं कि आप कैसे रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जो सिचुएशन आपको देकर रखी है उसमें वो चीजें फिट बैठ रही कि नहीं बैठ रही, चीजें यहां पर देखी जाती है। अब फॉर एग्जाम्पल की बात करें, इस पिक्चर को आप देखिए, 30 सेकंड्स के लिए पिक्चर को आप ऑब्जर्व कीजिएगा। क्लियरली सब समझ में आ रहा है कि यहां पर कुछ दिख रहा है। 3 कैरेक्टर्स यहां पर है, 2 फीमेल है समझ में आ गया, 1 मेल समझ में आ गया, कोट पहना, टाई पहना है, कौन हो सकता है अज्यूम कर लीजिए। ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी। बैकग्राउंड आप देखिए कहां का दिख रहा है, पीछे एक पेड़ दिख रहा है, घर दिख रहा है, आंगन दिख रहा है, छत कैसी दिख रही है, ये चीजें देखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बैकग्राउंड ही तय करेगा तुम्हारा पास्ट क्या है, सिचुएशन क्या है और सिचुएशन का समाधान कैसे निकाला जा रहा है। तो बेसिक सी बातें आपको देखनी पड़ेगी। आगे बात की जाए, आप इस पिक्चर को देखिएगा, यहां पर दिख रहे हैं सब, समझ में आ रहा है? देखो इन पिक्चर को आप देखिएगा, कैरेक्टर्स दिखना शुरू हो जाते हैं, क्लियरली समझ में आ जाता है मेल कौन है, फीमेल कौन है, दिख रहा साड़ी पहनी है, शी इज अ फीमेल। मेन कैरेक्टर क्या है, क्या बैकग्राउंड हो सकता है, समस्या क्या हो सकती है, ये आपको इमेजिन करनी। अगेन बोलूंगा, इमेजिनेशन तुम्हारी लॉजिकल होनी चाहिए, नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम, बहुत एक्सट्रीम के ऊपर आपको नहीं जाना है। उसके बाद क्या किया जाता है, जब आप अपनी स्टोरी लिख लेते हैं उसके बाद आप स्टोरी को नरेट करते हैं। इस तरीके से आप बैठते हैं, हर व्यक्ति अपनी स्टोरी को नरेट करता है। जब सबका नरेशन खत्म हो जाएगा, आपका काम होता है कि आप सब मिलकर एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आते हैं और उसके लिए आपका ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। आपका मेन काम होगा कि आप सब मिलकर एक कॉमन स्टोरी के ऊपर आते हैं, आप अपने पॉइंट्स देते हैं, आपके साथी अपने पॉइंट्स देते हैं और इस तरीके से आपका टास्क कंप्लीट होता है। अब जीडी में क्या करना है, क्या चीजें की जाती है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी हम केवल पीपीएन डीटी के बारे में बात करेंगे। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें चेक की जा रही है आपकी, माफ कीजिएगा थोड़ा डिटेल के अंदर में जा रहा हूं बिकॉज ये रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका ऑब्जर्वेशन स्किल, आपकी इमेजिनेशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी क्लियरिटी ऑफ थॉट्स है कि नहीं। लड़के ने हाथ रखा हुआ है, बोले भाई बहन नहीं साहब, ये जो है दूर के रिश्तेदार हैं। ये लड़का जो है रास्ते में मिल गया, इसको रास्ता पूछ रहा था। अरे तुम्हारे थॉट्स में क्लियरिटी है कि नहीं, विचारों में स्पष्टता होना बड़ा जरूरी होता है। उसके बाद तुम्हारा कम्युनिकेशन चेक किया जाएगा जीडी के दौरान, आपकी लिसनिंग स्किल भी वहीं पर चेक की जाएगी जीडी के दौरान, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, ये सारी चीजें यहां पर चेक की जाती है। अब नॉर्मली ये चीज याद रखिएगा, परसेप्शन शब्द काफी इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण हो सकता है जो चीज तुम्हारे लिए 66 है किसी के लिए 99 है, वो हो सकती है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगी। अपने परसेप्शन को तुमको ध्यान रखना है। तुम्हारा क्लियरली जो परसेप्शन है वो डिपेंड करता है तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के ऊपर। बेसिक सी बात कर रहा हूं मैं, तुमको दिख रहा है ग्लास के अंदर कोई चीज है, गर्म है कि ठंडी है? अरे गर्म होगी तो बाहर क्या आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा आपको पानी दिखना शुरू हो जाएगा, दैट मींस गर्म है, दैट मींस गर्म है ना। बहुत गर्म होगी सब, बाहर पानी आना शुरू हो जाएगा। समझना पड़ेगा, आपके ऑब्जर्वेशन पे ही आपका पूरा परसेप्शन यहां पर टिका होता है और यहां पर आपको एक फ्रीडम मिल जाती है। पिक्चर हैजी है तो जो स्टिमुली, जो सिचुएशन आपको देकर रखी है उस पर रिस्पॉन्स आपका इमेजिनेटिव हो सकता है। आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाइए आप, पर याद रखिएगा आपका एक्शन एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह होना चाहिए, इट शुड बी लॉजिकल। अब नॉर्मली अगर बात की जाए कि क्या चीजें ऑब्जर्व करनी होती है, जब हम बात करते हैं कि व्हाट लीड टू द सिचुएशन, जो पिक्चर आपको दिखाई गई इसमें व्हाट लीड टू द सिचुएशन के अंदर किन बातों का ध्यान रखना है। पिक्चर दिखाई, परिस्थिति आई क्यों है, मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं पास्ट के बारे में। कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखिएगा। नंबर 1, नीड ऑफ द सराउंडिंग, बैकग्राउंड को ऑब्जर्व करो सबसे पहले। बैकग्राउंड में दिख रहा है साहब एक लड़का है, पीछे कुछ लोग तख्तियां लेकर खड़े, व्हाट इज द नीड, हड़ताल हो सकती है, माइट भी, स्कूल का फेस्ट हो सकता है, माइट भी, क्या हो सकता है, समवन इज, कोई स्पीच दे रहा है ना, क्या हो सकता है, सराउंडिंग की नीड क्या है, उसी के ऊपर तुम्हारा पास्ट होना चाहिए। दूसरी बात, बॉडी लैंग्वेज देखिए, कैरेक्टर्स का बैकग्राउंड आप देखिएगा एंड नेवर गो फॉर द एक्सट्रीम। जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूं, नेगेटिव अगर दिख रहा है क्लियरली कि यार इशू है, क्लियरली दिख रहा है इशू है, एक्सीडेंट हो चुका है, फियर इंड्यूस्ड हो रहा है, डेड बॉडी को लेके जा रहे हैं, अगर नेगेटिव है तो एक्सेप्ट करो उसको, बिकॉज वो दिया जा रहा है जानबूझ के। किस प्रेशर की सिचुएशन को तुम हैंडल कैसे करते हो, इसके लिए चीज दी जा रही। उसके बाद अवॉइड सिचुएशंस को अवॉइड मत करना, मैं क्लियरली उसी बारे में बात कर रहा हूं। डेड बॉडी दी सब अवॉइड कर दी, बोले ड्रामा चल रहा है, नेवर अवॉइड द सिचुएशन, ये आपकी स्कैपिज्म की क्वालिटी को दिखाएगी। उसके बाद नेवर राइट द लॉन्ग बैकग्राउंड, बहुत लंबा बैकग्राउंड आपको नहीं लिखना है, इसको
बैकग्राउंड का मतलब होता क्या है, पिक्चर को देखकर समझ में आ गया तुम्हारा प्रोटैगनिस्ट कौन है, नाम लिखो, एज लिखो, क्या करता है और क्या हो रहा है, दैट्स इट। ये तुम्हारा होता है व्हाट लीड टू द सिचुएशन। इन बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद व्हाट इज हैपनिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर आप अपने एक्शंस को लिखते हैं। अब क्लियरली पिक्चर में दिख रहा है साहब कि लड़का चेहरे पर हाथ रख के देखा है। अब देखो जो एक्शन आप लेते हैं ना, एग्जाम्पल की बात की जाए कि साहब हमने मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज कर दिया, हमने यहां पर किसी की जान बचा ली, किसी व्यक्ति को डूबने से बचा लिया, ये सिचुएशन डिमांडेड अप्रोच होना चाहिए। उस परिस्थिति में तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए, और अप्रोच तुम्हारा लॉजिकल होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात की जाए कि घर था, घर में आग लगी है, आग लगी, आग बुझा रहे, कैसे बुझा रहे, पहले बताओ आग लगी किससे? बिजली के खंभे से आग अगर लगी है तो बुझाने का तरीका अलग है। मेरी बात समझ में आ रही? नॉर्मल आग है साहब तो बुझाने का तरीका यहां पर अलग हो जाएगा। सिचुएशनल डिमांडेड अप्रोच होना चाहिए। सिचुएशन में, परिस्थिति में अप्रोच क्या होना चाहिए, उस परिस्थिति में तुम्हारा अप्रोच क्या होगा ये देखना पड़ेगा तुमको, और ये तुम्हारे लॉजिकल थिंकिंग को दिखाता है, तुम्हारी रीजनिंग एबिलिटी को दिखाएगा। उसके बाद रिसोर्सेज का यूज कीजिएगा, लॉजिकल रहिएगा और फोकस ऑन द की ट्रेड्स। आप जब एक्शंस लिखते हैं ना कि मैंने ये करा साहब, फिर मैंने ये करा, फिर मैंने ये करा, आपके जो मेजर ट्रेड्स हैं, जो मेजर गुण हैं, आपके OLQs को आपको यहां पर शो करना है। इस बात को दिमाग के अंदर रखिएगा। मेयरली केवल एक स्टोरी नहीं लिख देना है कि ऐसा हुआ साहब, फिर ऐसा हुआ, फिर हमने ऐसा कर दिया, नहीं। आपके मेजरली OLQs को फोकस करना पड़ेगा। आप कौन सा OLQ यहां पर शो कर रहे हैं, चीजें देखी जाएगी। उसके बाद टू मच एक्शन ओरिएंटेड, मैंने पहले भी इस बारे में मना करा है। OLQs का बम्बार्डमेंट नहीं करना है, बहुत एक्शन नहीं लिखने के साथ ये भी कर दिया वो भी कर दिया। अरे लॉजिकल होना चाहिए। आपका हीरो सुपरमैन नहीं है, आपका प्रोटैगनिस्ट सुपरमैन नहीं है। जिस परिस्थिति को संभालने के लिए जिन एक्शंस की आवश्यकता है, केवल उतने ही एक्शंस आपको लिखने। कई बार कह दिया जाता है कि बहुत एक्शन लिख दिए जाए, फर्क नहीं पड़ता। आपकी स्टोरी फिर इनलॉजिकल लगती है कि आप जानबूझकर एक्शंस को रखने की कोशिश यहां पर कर रहे हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, बहुत सारे एक्शंस यहां पर नहीं लिखना है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपका जो आउटकम इट शुड बी पॉजिटिव, और आपको कोई रिवॉर्ड यहां पर नहीं देना है। अब देखिए, एक फॉर्मूले के बारे में बात करता हूं मैं हमेशा, दैट इज स्टार फॉर्मूला। इसे स्टार फॉर्मेट के नाम से भी जाना जाता है। आप जब भी PPNDT के अंदर स्टोरी लिखें, आप इस फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं। स्टार फॉर्मेट क्या है, बहुत जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। STAR, हर चीज का मतलब यहां पर है। पिक्चर आप देखिएगा, 30 सेकंड्स में पिक्चर को ऑब्जर्व करा, समझ में आ गया, बैकग्राउंड देखा मैंने, कैरेक्टर देखा, कोई डूब रहा है, सब रस्सी लेके खड़ा है, एक आदमी, प्रोटैगनिस्ट कौन होगा, मेरा ये होगा, समझ में आ गया। अब यहां पर पूरी चीजें थी ऑब्जर्वेशन के ऊपर। रिसोर्स क्या है मेरे पास रस्सी, एक लड़का डूब रहा है, क्या चीजें की जा रही, सिचुएशन कैसी है, परिस्थिति डिमांड वाली, खतरनाक हो सकती है। अब बहुत सारी बातें इसके अंदर हो जाएगी, पर एक स्टोरी हम देखते हैं नॉर्मली, जो स्टोरी CDS एस्पिरेंट ने लिखी है, इसी फॉर्मूला के बेस के। S का मतलब होता है सिचुएशन की परिस्थिति क्या है। इसमें क्या है, सेटअप द सीन बेस्ड ऑन द पिक्चर, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट इन विच द स्टोरी टेक प्लेस। सीधी सी बात है, हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। सेटअप द सीन, सीन सेटअप करना, बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, ऐसा हुआ सब, इसलिए एक्शन लेना पड़ेगा। Ravi, a 21-year engineering student, was returning home from college when he noticed a crowd near a lake. उसने नोटिस किया साहब कि क्राउड जो है, झील के पास एक बहुत बड़ा क्राउड है। सिचुएशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। T मतलब टास्क, अब करना क्या है। परिस्थिति तो है साहब कि वहां पर क्राउड था, ये चीज है, टास्क को इंट्रोड्यूस करो कि अब करना क्या है। On reaching the spot, he saw that a child had fallen into the lake and people were panicking. उसने देखा कि साहब एक लड़का गिर गया और लोग पैनिक कर रहे थे। उसके बाद ए एक्शन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका होना चाहिए। एक्शन में क्या है साहब, सीधी सी बात है, एक्शन के अंदर आप अपने कोर क्वालिटीज को हाईलाइट करते हैं। बट याद रखना, यू आर नॉट अ सुपरमैन। अगर दिख रहा है यार कि लोग वहां पर है, बच्चे ने इंट्रोड्यूस करा है कि बहुत सारे लोग वहां पर थे, उनकी हेल्प यहां पर ली जा सकती है। अकेले सब कुछ नहीं करना आपको। फॉर एग्जाम्पल की बात किया है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, रवि क्विकली कोऑर्डिनेटेड विद 2 bystanders to fetch the rope and call the municipal helpline. He then tied one end of the rope around himself and with the help of the others carefully entered into the lake. After securing the child, he signed them to pull them up. बहुत सारी बातें यहाँ पर की, रिसोर्सेज का यूज किया गया। एग्जाम्पल की बात की जाए, 2 लोगों को उसने अपने हेल्प के लिए बुलाया, उसने कॉल भी किया म्युनिसिपैलिटीज के अंदर, अपने एक्शन को कंप्लीट किया कि बाहर निकाल लिया साहब। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद उनकी हेल्प से पानी के अंदर वो गया, सिग्नल दिया, खींच लिया, एक्शन पूरा बताया। ऐसा नहीं कि पानी के अंदर गया और निकाल के लेके आ गया, एक्शंस को कंप्लीट यहां पर किया गया और उसके बाद उसने सिक्योर कर लिया। आगे साहब क्या किया, आगे रिजल्ट क्या निकला, उसके बाद क्या है, वंस आउट सेफली गिव द फर्स्ट एड टू द चाइल्ड एंड वेटेड अंटिल द एम्बुलेंस अराइव। एम्बुलेंस अराइव हुई, उसने म्युनिसिपैलिटी को कॉल किया, बताया होगा, एम्बुलेंस अराइव हुई, एम्बुलेंस आई और लड़के को यहां पर ले गए। अभी चीज याद रखिएगा, उसके बाद अभी एक्शन कंप्लीट यहां पर नहीं हुआ है। उसके बाद द म्युनिसिपल अथॉरिटीज कवर्ड द लेक टू प्रिवेंट फर्दर इंसिडेंट्स, कि म्युनिसिपल अथॉरिटीज ने ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, उसके बाद लेक को कवर भी यहां पर कर लिया। आई एम नॉट सेइंग दैट इट्स अ परफेक्ट स्टोरी, इसमें भी कई मिस्टेक्स हैं, बट इट इज एन एक्सेप्टेबल स्टोरी। स्टोरी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। याद रखिएगा, राइट और रॉन्ग स्टोरी यहां पर नहीं होती है।
एसएसबी में एक्सेप्टेबल स्टोरीज होती है और अनएक्सेप्टेबल स्टोरीज होती है। इट इज एन एक्सेप्टेबल स्टोरी। आगे बात की जाए तो कुछ बेसिक चीजें जो बेसिक मिस्टेक्स एस्पिरेंट करते हैं स्टोरीज के अंदर। सबसे पहली बात याद रखिएगा, क्लियर स्ट्रक्चर का ना होना। मैंने कहा आपसे, आपके हीरो की एज क्या है साहब, जेंडर क्या है, क्या करता, लिखना पड़ेगा आपको। एक्शन क्या ले रहा है, क्लियरली आपको लिखना पड़ेगा। अपनी स्टोरी को स्ट्रक्चर में लिखिएगा। पास्ट पता नहीं क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एक्शन पता नहीं क्या बोल रहे हैं, और सीधी बात है फ्यूचर का तो पता ही नहीं है। एसोसिएशन नहीं है तीनों के अंदर, एक कॉन्ग्रुएंस देखने को नहीं मिल रहा है। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर बहुत क्लियर आपका होना चाहिए। फॉर एग्जांपल की बात की जाए, स्टोरी आपको दिख रही है, अब स्टोरी के अंदर सब दिख रहा है कि एक लड़का है, मेल है, एक दो मेल्स यहां पर दिख रहे हैं, और एक पर्सन गांव का व्यक्ति धोती पहनी साहब, एक व्यक्ति शायद बाहर का है, शूज पहने, पैंट पहनी। अब यहां पर एक स्टोरी एस्पिरेंट ने लिखी है, बताइएगा, और सेक्शन यहां पर लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग अ मॉडर्न ड्रिप इरिगेशन अवेयरनेस कैंप फॉर विलेज फार्मर्स। आई वॉन्ट यू ऑल कि आप स्टोरी को एक बार देखिएगा, और अगला जो लेक्चर होगा स्टोरी के बारे में मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या मिस्टेक्स थी। स्टोरी को देखिए आप, क्या ये एक एक्सेप्टेबल स्टोरी है, नीचे नोट करके बताइएगा कि पीपीएनडीटी के हिसाब से, नॉट फॉर द टीएटी, या पीपीएनडीटी के हिसाब से एक्सेप्टेबल स्टोरी है। उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर उसके बारे में बात करेंगे। अब उसके अलावा और मिस्टेक्स क्या किया जाता है, ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द प्लॉट्स को बहुत ओवर कॉम्प्लिकेट कर देना। पिक्चर दिखा साहब, बोला लड़की है साहब, पियानो बजा रही है, बहुत पुरानी नेगेटिव स्टोरी लिख दी, मम्मी उसकी मर गई साहब, बहुत बड़ी डिसीज है, उसको अपने गम को भुलाने की कोशिश कर रही है। डोंट डू दैट थिंग। स्टोरी को ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, जस्ट बी नेचुरल। जितना नेचुरल रहोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए। मेरी सलाह मानो, जस्ट बी नेचुरल। जितना नेचुरल हो उतना बढ़िया तुम्हारे लिए रहने वाला है। स्टोरी को ओवर नहीं बनाना है आपको, रियल और नेचुरल स्टोरी रखिएगा। सिंपल स्टोरी लगो। आप सोचते हो कि मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टोरी बना दूंगा, अरे जितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आप लिखोगे ना, उसको जस्टिफाई करने में जीडी में उतनी समस्या आपको होने वाली है। नेवर डू फॉर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बस सिंपल सी स्टोरी आपको लिखनी है जहां पर आप अपने ओल की उसको शो कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट था और नॉर्मल व्यक्ति के पॉसिबल भी है। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाए, इंट्रोड्यूसिंग अ विजुअल थिंकिंग। विजुअल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस नहीं करना है। जैसे कि मैंने कहा था, ही वर्क हार्ड एंड इवेंचुअली बिकम सक्सेसफुल। अरे विशफुल है साहब, उसने अच्छा काम किया और सक्सेसफुल हो गया, नहीं। अरे अच्छा काम कैसे किया, वर्क हार्ड कैसे किया, एक्शन ओरिएंटेड स्टोरी लिखना है आपको। उसने वर्क हार्ड किया साहब, एनडीए क्लियर कर लिया। अरे कैसे वर्क हार्ड किया, क्या मेहनत करी। आपकी स्टोरी एक्शन ओरिएंटेड होनी चाहिए, जो नॉर्मली नहीं होती है। उसके बाद प्री कंसीव स्टोरी, कई बार पुरानी स्टोरीज लिख दी जाती है, सुना था हमने, स्टोरीज रट ली जाती है। मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूं कि बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल टेस्ट की प्रैक्टिस नहीं की जाती है, आपके नेचुरल रिस्पॉन्स को मार देगी वो। आपने बहुत सारी स्टोरीज देख ली, कर ली, अब सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई वो चीज। तुम्हारा नेचुरल रिस्पॉन्स तो पता नहीं कहाँ गया, तुमने दिमाग में ऐसा था तो मैं ऐसा लिख देता हूं। नेवर डू दैट थिंग। बहुत सारी स्टोरीज को आपको नहीं लिखना है, प्री कंसीव स्टोरीज को लिखना अवॉइड कीजिएगा। आगे बात की जाए, लिविंग अ स्टोरी इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट मत कीजिएगा स्टोरीज को, आपके एक्शंस कंप्लीट आप करिएगा। उसके बाद कंक्लूजन लिखिएगा। कंक्लूजन में कोई भी अवार्ड रिवॉर्ड आपको नहीं जोड़ना है। बेसिक सी बात बता रहा हूं, इसको छोटी सी बात याद रखिएगा। उसके बाद नेगेटिव थीम आपने कर दी सब, अनरियलिस्टिक। बोले सब एक्सीडेंट हो गया, दिख नहीं रहा एक्सीडेंट है, बट एक्सीडेंट हो गया, 15 लोग मर गए, बम है सब, आतंकवादी आ गए, डेथ है, रिवेंज ले लूंगा मैं, बदला ले लूंगा। अरे क्यों कर रहे हैं, देयर इज नो नीड। स्टोरी सिंपल रखिएगा, ऐसी स्टोरी जिसपे बिलीव किया जा सके, जहां आप अपने एक्शंस को दिखा सकते हो। केवल आपका काम इतना होता है वहां पे, आपको बहुत इंप्रेसिव स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। आप क्या हो ये आपको जानने की कोशिश यहां पर की जा रही है। बट एक क्लियरली बात बोलूं मैं आपसे, शायद ये बात आपसे किसी ने कही नहीं होगी, पीपीएनडीटी में किसी भी आदमी की पर्सनालिटी को जानना लगभग मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पर इमेजिनेशन वाली बात आ जाती है। इमेजिनेशन वाली बात जब आती है तो नॉर्मली स्टोरीज के अंदर बच्चा सेम चीजें लिखता है, तो सेम चीजें लिखने के कारण बहुत सारी चीजें मिस्टेक्स बच्चा करता नहीं है। नॉर्मल स्टोरी आपको लिखनी है, बट टीएटी के अंदर आपकी रियल पर्सनालिटी सामने आ जाती है, बिकॉज वहां पर चीजें बड़ी क्लियर है। वो अपरसेप्शन का टेस्ट है, वो स्पष्टता का टेस्ट होता है। आगे बात की जाए, पुअर एनालिटिकल स्किल, एनालिसिस आप नहीं कर पाते। दिख रहा है साहब की जो पिक्चर है, ये गांव का पिक्चर है, क्लियरली दिख रहा है, बट हम अवॉइड कर रहे हैं, पीछे वाले पर्सन को अवॉइड कर दिया हमने, बैकग्राउंड को हमने अवॉइड कर दिया। इससे क्लियरली समझ में आता है कि चीजों को आप एनालिसिस नहीं कर पा रहे, आप देख नहीं पाते। तो ये चीज याद रखिएगा, अगर आपके एनालिसिस के अंदर कमी मिली, अगर आपके थॉट प्रोसेस में कमी मिली, इसका मतलब क्या होता है कि यार डेवलपमेंट आपका बड़ा पुअर सा हुआ है, आपका दिमाग कभी इतना डेवलप है नहीं, आपके अंदर वो एज अप्रोप्रिएट मैच्योरिटी का ना होना, इसका बहुत बड़ा इंडिकेशन होता है। तो बेसिक सी बात को याद रखिएगा। इसके अलावा स्टोरी के अंदर आपने केवल एक स्टोरी लिख दी, आपने स्टोरी में ओएल क्यूज लिखे ही नहीं। अरे ओएल क्यू लिखना पड़ेंगे। इन स्टोरीज के द्वारा आपके ओएल क्यूज को जानने की कोशिश यहां पर की जा रही है। स्टोरी में अपने ओएल क्यूज को इंडिकेट करने की कोशिश कीजिए, बट अगेन वही बात बोलूंगा, इट शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। क्लियर है साहब? उसके बाद एक जो मेजर मिस्टेक एस्पिरेंट्स कई बार कर देते हैं कि कोई क्लियर गोल ही नहीं है, आप क्या करना चाह रहे समझ में नहीं आ रहा है। आपने टास्क को इंट्रोड्यूस तो कर दिया कि मुझे ऐसे करना है, पर समझ में नहीं आया करेंगे आप कैसे।
आउटकम निकल ही नहीं पा रहा है, आप खुद कंफ्यूज हो गए, अच्छा ऐसा करके आपने ऐसा कर दिया, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, लॉजिक ही नहीं था, मैंने ये करा और उसके बाद मैंने ये कर दिया, अरे कैसे कर लिया साहब। आपकी हर लाइन वहां पर जस्टिफाई करनी चाहिए और कई बार स्टूडेंट ये कर नहीं पाते। उसके बाद सोशल एक्सेप्टेबल बिहेवियर का ना होना आपकी स्टोरी के अंदर। मैंने स्टोरी लिखी जिसमें मैंने लिखा कि मैं एक डेटिंग ऐप चला रहा था, वहां पर मैं एक लड़की से मिला साहब, उससे बातचीत मैंने करी, फिर एक सिचुएशन इंट्रोड्यूस कर दी कि वो समस्या के अंदर थी, उसकी समस्या का समाधान मैंने करा। अरे तुम इतनी कम उम्र के अंदर तुम डेटिंग ऐप चला रहे हो, क्या समाज में एक्सेप्टेबल है? नहीं हो सकता है, नहीं होगा, समझिए मेरी इस बात को, वो नहीं हो सकता एक्सेप्टेबल। याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी समस्या आजकल देखने को मिल रही है, तो इन बेसिक बातों का आपको ध्यान रखना है। एंड दिस इज द पिक्चर फॉर यू ऑल, जितने भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को देख रहे हैं, अभी देखेंगे बाद में देखेंगे, इस पिक्चर पे जो बातें मैंने आपको कही उस पर स्टोरी लिखिएगा। अगले सेशन के अंदर हम टीएटी के बारे में बात करेंगे, टीएटी क्या है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आज मैंने केवल पीपीएनडीटी के बारे में बात करी। जीडी में क्या करना है आपको, कैसे नरेशन करना है स्टोरी को, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बस थोड़ा सा समय आपको मुझे देना पड़ेगा। चलिए बच्चा, मिलता हूं मैं आपसे अगले सेशन के अंदर, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।